इस शुद्धि पर अपना विचार रखने का। बहुत धन्यवाद बहन। इस छोटे से सभागार में बड़े दिल वालों को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। उनकी अनुपस्थिति को भी यहाँ पर मैं एक नए सिरे से देखती हूँ। शुद्धि उपन्यास पर मैं पहले बहुत लंबा व्याख्यान दे चुकी हूँ। इसका साइकोलॉजिकल डायमेंशन मैंने उसमें क्लियर किया था। मुझे लगता है मैं इसके दूसरे पक्ष पे बात करूँ तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। मैं इस उपन्यास को एक शब्द में कहूँ तो मैं कहूँगी कि 100 समन संस्कार केंद्रित है। जब संस्कार शब्द आता है तो बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और हम उसकी उथली व्याख्या करना शुरू कर देते हैं। इन 3 सालों में जब कोविड-19 आया है तो हमारा सबसे ज्यादा जो मुठभेड़ हुआ है, सामना हुआ है, वो हुआ है मृत्यु से। और इस मृत्यु उपन्यास की जो पहली कड़ी है उसको यहीं से शुरू करूं तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा न्यायोचित बात रख सकूंगी। परंपराएं हमारी धारणाओं की नींव पर खड़ी ऐसी इमारत है जिसका शिक्षा और शास्त्र से कोई सरोकार नहीं। शास्त्रीय शिक्षा या स्कूली शिक्षा हम कहीं भी ग्रहण कर सकते हैं, विद्यालयों में, प्राइवेट हो या सरकारी हो, लेकिन संस्कार की नर्सरी सिर्फ और सिर्फ परिवार में ही निरूपित किए जाते हैं। इस उपन्यास में यह बात तो आती है, लेकिन इसमें जो नायिका है, उनके पति जिनका देहांत हो चुका है, शेर सिंह, उनकी पत्नी लगातार अपने पति को जिंदा रखती है। एक मृतक को जिंदा रखना शायद हमारे यहाँ उसको भूत बैताल की तरह देखना है। हम उससे भयभीत होते हैं और भय के आलोक में, और उस भय का सामना कोविड के समय बहुत सारे लोगों ने किया। एक तो मृत्यु से सभी डरते हैं। यमराज का आ जाना हमारे लिए कभी सुखकर नहीं होता है, और इसमें यमराज नहीं आते हैं बल्कि शेर सिंह स्वयं उपस्थित होते हैं और बार बार आते हैं। और यह नैरेटर इसमें उपस्थित होना ज्यादातर राम प्यारी को सशक्त करते जाते हैं। जितनी बार राम प्यारी उन्हें याद करती हैं उतनी बार नए फैसले लेती हैं, और एक व्यक्ति के 100 का संस्कार करने में घर में 3 और मृत्यु हो जाते हैं। उस 3 व्यक्ति के बीच में एक व्यक्ति शामिल होता जाता है और एक व्यक्ति का दाह संस्कार के बाद की जो मुक्ति क्रिया है वो नहीं हो पाती है। उस मुक्ति क्रिया की जो जटिलता है, इस उपन्यास की भी जटिलता है। भाषा सरल होने के साथ हृदय ग्राह्य है, लेकिन जिस विषय को वंदना जी ने उठाया है वह बहुत ही संवेदनशील विषय है, क्योंकि हम कभी न कभी, बचपन हो, जवानी हो या बुढ़ापा हो, किसी न किसी की मृत्यु को कांधा देते जरूर हैं, और वो हमारे अपने होते हैं, कोई गैर नहीं होता। गैरों में का बात करें तो अमरकांत जी शव के समय जो झूठे आंसू बहाए जाते हैं, उस पर बहुत खूबसूरत और व्यंग्यात्मक कहानी लिखी है, और ऐसे तमाम कहानियां लिखी गई हैं। अवधेशप्रीत जी ने लिखा मृत्यु पर, मनीषा कुलश्रेष्ठ ने मृत्यु से संवाद करती हुई नायिका लीलड़ लिखी थी। तब इन सारी नायिकाओं को भूल करके मैं राम प्यारी को एक राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर एक सशक्त होती हुई स्त्री को देखती हूँ। जब वो सशक्त होती है तो अपने परिवार को एकजुट करती है। उनकी एकजुटता समाज के लिए एक नजीर बनता है, और पंचायती चुनाव की व्यवस्थाओं का भी वो अनुग्रहण करती है। अगर हम उपन्यासिक सैद्धांतिकी की बात करेंगे तो ये उपन्यास अपने उस मीटर पर कहीं सही आती है तो कहीं थोड़ी सी दिखती भी है, लेकिन उपन्यास को पढ़ते समय आपको कभी नहीं लगेगा कि हम उपन्यास से भटक रहे हैं या हम टूटन का शिकार हो रहे हैं, बल्कि आखिर तक हम इससे जुड़े रहते हैं। उपन्यास की जो मूल ध्वनि है, यह उपन्यास पूर्णतः गहरे शिल्प पर केंद्रित है, और उपन्यास का जो भावबोधक केंद्र है वो मृतक से संवाद का है। इसलिए मैंने अपने पहले व्याख्यान में भी इस बात को कोट किया था कि कायदे से इस उपन्यास का नाम शुद्धि नहीं मुक्ति होना चाहिए था, क्योंकि सारे मृतक किरदार जो हैं वो मुक्त होना चाहते हैं, परिवार उन्हें मुक्त ही नहीं कर रहा। परिवार बार बार पूजा के नाम पर, अनुष्ठान के नाम पर, भाई नहीं आए, बंधु नहीं आए, पड़ोसी नहीं आए,
किसी न किसी की अनुपस्थिति में वो संस्कार नहीं हो पाता है और मृतक शेर सिंह अपने मोटे चश्मे के पीछे से घूर कर राम प्यारी को देखते हैं कि कब मुझे मुक्ति मिलेगी। इस शरीर से, इस देश से, इस व्यवस्था से, इस जगह से, और वो मुक्त हो करके निर्द्वंद हो जाना चाहते हैं कि मेरे पीछे जो भीड़ चल रही थी उस भीड़ से मैं अलग हो जाऊं। तो इस भीड़ को छाट देने के भी इसमें एक आता है। और जब राम प्यारे बहुत सशक्त हो जाती हैं सामाजिक तौर पे और जब वो राजनीति में उतरती हैं तो बहुत सारे राजनीतिक धुंधलके को छाटने के उपक्रम का भी अनुगामन बनती हैं कि एक स्त्री को राजनीतिक रूप से सचेतन क्यों होना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह समाज बदल सके, समाज को बदलने से ज्यादा जरूरी है कि परिवार में जो राजनीति है उसे बदलना चाहिए। पारिवारिक राजनीति की जटिलताएं ज्यादा संवेदनशील होती हैं। वहां हम उच्छृंखल होकर निर्णय नहीं ले सकते, ना किसी को मार कर सकते हैं, ना ही सत्ता से किसी को पदस्थ कर सकते हैं। अगर कोई जेठ है तो वो जेठ ही है, कोई देवर है तो वो देवर ही है। यहाँ पे पदस्थ करने का नहीं था, बल्कि राम प्यारी के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि परिवार को एकाकार के उस जटिल पितृसत्तात्मक सोच जो शेर सिंह की थी उससे मुक्त हो जाना। और अभी जब अन्ना जी कह रही थी कि उनकी नानी का जब वो संदर्भ दे रही थी, शायद इसीलिए इसमें संयुक्त परिवार की अवधारणा खुल करके सामने हमारे आती है। लेकिन उस अवधारणा में जब हम जाते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, तो उसकी जटिलता यहीं पर आकर के शुद्धि और मुक्ति के द्वंद्व में तिरोहित हो जाती है। और यह जो द्वंदात्मक स्थिति है, कहीं न कहीं वेदांतिक घटनाओं का भी हमारे दिमाग में एक हॉन्टिंग शैली आती है कि क्या यह जो वेदांत के द्वारा मृत्यु संस्कार का स्वरूप तैयार किया गया है, क्या एक व्यक्ति को बांधे रखना सही है या उसकी प्रेरणा को हमें अपने जीवन में उतारना है। इस उपन्यास में दो चीजें बहुत खुल करके सामने आती हैं। उसकी प्रेरणा ही हमारी पथ प्रदर्शक है और प्रेरणा को लेकर के आगे बढ़ना ज्यादा अच्छा है। और कितने मिनट तक रखना। और नए परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से जब मैं राम प्यारी के एक और कोटेशन को मैं लेती हूँ, चूंकि इस उपन्यास में मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि कोई बात मैं दोहराऊं और कोई सुने तो कहे कि उसी बात को तो मैंने दोबारा कह दिया है। और मैं उस दोहराव से मुक्त रहना चाहती हूँ खुद के लिए, और इस उपन्यास के लिए भी मैं मुक्त होना चाहती हूँ कि जब हम उपन्यास का पाठ करते हैं तो किरदार का पाठ नहीं करते हैं, बल्कि खुद का भी पाठ करते हैं। किसी न किसी किरदार का अस्त हमारे अंदर उभरता है और वह किरदार हमें प्रिय हो जाता है। तो राम प्यारी मुझे इसलिए प्रिय होती है कि वो विद्रोह करती है, प्रतिरोध करती है और पूरे परिवार को बिना तोड़े जोड़े हुए मुक्ति का पाठ सबको पढ़ाती है, जिसे हम सुख भी कहते हैं। शुक्रिया।